केस में एक इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है चाइल्ड कस्टडी का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से कानूनी प्रावधान हैं जिससे चाइल्ड कस्टडी के बारे में डिसाइड किया जाता है कि बच्चा पति को दिया जाएगा या पत्नी को दिया जाएगा। गार्जियनशिप और कस्टडी में भी डिफरेंस होता है। कस्टडी हालांकि एक्ट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं की गई है, परंतु कस्टडी का साधारण मतलब यही है कि फिजिकल कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, अर्थात बच्चा रहेगा किसके पास। गार्जियनशिप अपने आप में एक बंडल ऑफ राइट्स है और कानूनी तौर पर गार्जियंस को बहुत सारी पावर्स होती हैं। उसके पास फिजिकल कस्टडी तो हो ही सकती है, उसके साथ साथ उसके पास लीगल कस्टडी भी हो सकती है। लीगल कस्टडी ऑफ द चाइल्ड का क्या मतलब है? लीगल कस्टडी ऑफ द चाइल्ड का मतलब है कि उस बच्चे की लाइफ के बारे में जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, 18 साल की उम्र का नहीं हो जाता, तो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने की पावर किसको है कि वो एजुकेशन क्या लेगा, कौन से स्कूल में पढ़ेगा, अगर वो बीमार हो गया तो कहाँ पर उसका इलाज होगा, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा। तो जो दूसरे लाइफ के इम्पोर्टेंट विषय हैं उस बच्चे के, उसके बारे में कस्टडी किसके पास है? तो वो गार्जियन के पास होगी। तो फिजिकल कस्टडी इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द गार्जियनशिप। लीगल प्रोविज़न की बात करूं तो द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की सेक्शन 6A ये कहती है कि यदि बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो साधारणतः आमतौर पर उसकी कस्टडी माँ को दी जाएगी। यहाँ पर ये साधारणतः शब्द या आमतौर पे शब्द इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि माँ को ही दी जाएगी, आमतौर पे माँ को दी जाएगी, क्योंकि कानून ऐसा समझता है कि इतने छोटे बच्चे को माँ के पालन पोषण की ज़्यादा आवश्यकता होगी। सेक्शन 6 ये भी कहती है कि इन केस ऑफ बॉय और अनमैरिड डॉटर पहले गार्जियन फादर होगा और फादर के बाद मदर होगी। फादर के बाद, जो बाद वर्ड है, बाद का मतलब सिर्फ मृत्यु नहीं है कि फादर की मृत्यु के बाद मदर होगी। मृत्यु हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बाद का दूसरा अर्थ सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये इंटरप्रेट किया है कि बाद का अर्थ है अगर फादर अनफिट है गार्जियन बनने के लिए तो उसके बाद जो पहला अधिकार होगा गार्जियनशिप पे वो मदर का होगा बजाय किसी और रिलेटिव के। कोर्ट को चाइल्ड कस्टडी देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस संबंध में 2 इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं कानून के अंदर। एक है गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट की सेक्शन 17 और दूसरी है द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की सेक्शन 13। इन दोनों सेक्शंस का जिस्ट यही है कि सवाल ये नहीं है कि हस्बैंड का बच्चे पर राइट है या वाइफ का बच्चे पर राइट है। पेरेंट के राइट का सवाल ही नहीं है, सवाल है बच्चे का क्या राइट है। और बच्चे का राइट है कि उसका वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसके साथ अन्याय ना हो, उसका बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए। ये सभी जानते हैं कि बच्चे का वेलफेयर या बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट तो इसी में है कि उसके माता पिता तलाक ना लें, क्योंकि एक बच्चे की ज़िंदगी में फादर का और मदर का दोनों का अहम रोल होता है, दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। पर आदर्शवादिता का लेक्चर नहीं बनाते इस वीडियो को और लॉ पॉइंट पे आते हैं। लॉ पॉइंट ये है कि कोर्ट ये देखेगी बच्चे का वेलफेयर ज़्यादा कहाँ पर सुरक्षित है। और जब वेलफेयर शब्द की बात आती है, बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट की बात आती है, तो कोर्ट कैसे डिटरमाइन करेगी कि हस्बैंड के साथ बच्चे का वेलफेयर अच्छा रहेगा या वाइफ के साथ रहेगा। इस संबंध में कोर्ट ने वेलफेयर शब्द की परिभाषा को थोड़ा विस्तृत कर दिया है। वेलफेयर का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि इकोनॉमिकली कौन स्ट्रोंग है, कि पति ज़्यादा पैसे कमाता है, अमीर है, तो बच्चे का वेलफेयर वहाँ रहेगा, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक पहलू एक पहलू है, इकोनॉमिक पहलू के अलावा भी कोर्ट बहुत सारी चीज़ें देख सकती है। बच्चा मेल है या फीमेल है ये देख सकती है। बच्चे की नज़दीकी किसके साथ ज़्यादा है ये देख सकती है। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है और एक इंटेलिजेंट ओपिनियन फॉर्म कर सकता है तो कोर्ट बच्चे से भी पूछ सकती है कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। कई बार दूसरा जो पक्ष है, पति या पत्नी, वो अनफिट हो जाता है। अनफिट हो जाता है कि केस के दौरान उसके जो पर्सनल कैरेक्टर्स हैं, उसकी जो नेचर है, वो इस प्रकार से सामने आती है कि कोर्ट को लगता है कि इसको देना तो वेलफेयर नहीं है। मान लीजिए कोई पति डेली शराब पीता है और बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर सामने आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली ही में बी इन अनफिट
फॉर टेकिंग द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। तो ओवरऑल बच्चे का बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, उसको प्यार, उसको टाइम देना, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कोर्ट इस चीज़ का फैसला करती है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज़ पैरामाउंट। जिस पेरेंट को चाइल्ड कस्टडी नहीं मिलती कोर्ट से, उसको विजिटेशन राइट्स कोर्ट से मिल जाते हैं और वह बच्चे को विज़िट कर सकता है, और दोनों पार्टीज़ के सर्कमस्टांसिस और कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए ही एप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट द्वारा पास किया जाता है इस संबंध में। चाइल्ड कस्टडी डिसाइड होने के बाद भी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामने खड़ा होता है, और वो होता है कि उस बच्चे की एजुकेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन कितने बियर करेगा। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 26 में इस चीज़ का प्रोविज़न है कि कोर्ट जो भी ठीक समझे वह आदेश पारित कर सकता है उस बच्चे के खर्च के संबंध में। बच्चे के मेंटेनेंस और एजुकेशन आदि से रिलेटेड जो अमाउंट है वो लमसम एक बार भी देने के लिए कहा जा सकता है, और उसे मंथली बेसिस पे भी पे करने के लिए कहा जा सकता है, और पति पत्नी चाहें तो आपस में म्यूचुअली एग्री होके भी कोई टर्म डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा कुछ विभिन्न स्टेजेस पे पैसे दूसरा पक्ष देगा। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में बहुत कॉमनली ये देखने में आता है कि बहुत सारे फॉल्स केसेस भी रजिस्टर कर दिए जाते हैं, दहेज के, मारपीट के, रेप के या नेचुरल सेक्स के इत्यादि। इसी तरह चाइल्ड कस्टडी केस में भी कई बार हस्बैंड को चाइल्ड कस्टडी लेने की इच्छा नहीं होती, परंतु फिर भी वो चाइल्ड कस्टडी के केस को कंटेस्ट करके कोर्ट से कस्टडी मांगता है। इससे जो उसकी वाइफ है, मदर है जो बच्चे की, वो इमोशनली ब्लैकमेल होती है, और एज ए कंडीशन ये बात सामने रखी जाती है कि मैं चाइल्ड कस्टडी केस को कंटेस्ट करना छोड़ दूंगा अगर आपने मेरे ऊपर जो बाकी दूसरे केसेस मेरे और मेरे परिवार पे कर रखे हैं वो आप वापस ले लो। तो इस तरह से भी सेटलमेंट टर्म्स डिसाइड होती हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे सोलो कस्टडी की, यानी कि बच्चे की कस्टडी या तो मदर के पास रहेगी या फादर के पास रहेगी, परंतु यदि पति पत्नी एग्री हो जाते हैं तो जॉइंट कस्टडी भी कोर्ट द्वारा दी जा सकती है। जॉइंट कस्टडी में कोर्ट ये कह सकती है कि प्राइमरी केयर टेकर फिज़िकल कस्टडी किसी एक व्यक्ति के पास रहे, परंतु जो लीगल कस्टडी है, बच्चे की लाइफ के बारे में जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो दोनों व्यक्ति मिलके ले सकते हैं। मैटर चाहे डिवोर्स का हो या चाइल्ड कस्टडी का हो, पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से अपने सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करके ही कोर्ट के सामने जाएं, ताकि वो लंबे चौड़े लिटिगेशन से बच सकें। इवन सेक्शन 9 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट कोर्ट को भी ड्यूटी बाउंड करती है कि कोई भी फैमिली डिस्प्यूट का मैटर आने पर कोर्ट दोनों को पहले सेटलमेंट की तरफ प्रेरित करेगी।